आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं तीन ताल, कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और कुलदीप सरदार के साथ। और जो पहली बिजार खबर है आज की वो है प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश के एक वहाँ प्राइवेट अस्पताल में प्रदीप पांडे जनाब भर्ती हुए। उनको डेंगू था, तो उनके परिजनों का ऐसा कहना है कि अस्पताल ने कहा कि 8 यूनिट प्लेटलेट्स उनको चढ़ाए जाएंगे। तो 3 यूनिट तो परिवार वालों ने घर में ही आपस में जुटा लिए, बाकी के 5 यूनिट के लिए उसी अस्पताल के मालिक से उसके बेटे ने संपर्क किया, उसको 25,000 रुपये दिए, प्लेटलेट्स चढ़वाए, लेकिन तबीयत बिगड़ने लगी। तो बाद में उस 5 में से 4 प्लेटलेट्स 4 यूनिट चढ़वाए जा चुके थे। उसके बाद वो अस्पताल उन्होंने चेंज करवा दिया आनन फानन में कि यहाँ आराम नहीं पड़ रहा है। दूसरे अस्पताल ले गए तो पता चला कि खून का थक्का जम गया है और बाद में मरीज़ की मौत भी हो गई। परिवार वालों का ये कहना है कि जो 5 यूनिट उन्होंने ख़रीदे थे वो मौसमी का रस था उनमें, और जो 1 यूनिट उसमें बचा है 5 में से 1, उससे डॉक्टर्स ने देख करके ये सत्यापित किया है कि हाँ ये मौसमी का ये जूस है, ये प्लेटलेट्स नहीं है। पैकेज खोल के हाँ यार मौसमी क्या है कलर भी मिलता है क्या प्लेटलेट्स? एकदम प्लेटलेट जो है मौसम्बी का गूदा जैसा होता है एक्चुअली। लगता है कि मौसमी जूस कुछ ज़्यादा गाढ़ा है वजना। और ऐसे में जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो तब तक मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि मृतकों के जो परिजन होते हैं हाँ, वो उस समय थोड़े ट्रॉमा में होते हैं और वो शायद प्लेटलेट्स और मौसम्बी के जूस में फ़र्क ना कर पाए। आपने वैसे दिया है कभी प्लेटलेट्स किसी को? वैसे आपने? हम दी ना, मैंने खून दिया है, अब उससे क्या बनाया होगा उन्होंने पता नहीं। वही खून लेते हैं, खून पीते हैं पुलिस अस्पताल वाले। अरे एक प्रॉब्लम मैं हमेशा फेस करता हूँ, कभी किसी बीमार से मिलने जाना हो अस्पताल में तो क्या लेकर के जाएं, उसमें पहला जो स्पष्ट चुनाव है वो फल का ही आता है। हाँ, और सेब ले जाते हैं लोग। और यार एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। हॉस्पिटल में है, डॉक्टर अवे रहेगा तो बचेगा कैसे? नहीं, उसका नली लगी है, खाना नाक से खा रहा है बेचारा, वो नली पड़ी हुई उसमें लिक्विड डाला जा रहा है। और फूल ले जाते हैं, फूल ले जाते हैं लोग, गुलाब का। वही का सेब दे के आवा थे कि नहीं खाओ वो, लेकिन वो प्रॉब्लम एक है जो सॉल्व होनी चाहिए। डॉक्टर भी मना करते हैं कि फूल ना ले जाए अंदर। हाँ, कई तरह के एलर्जीज और वो सब ना, उनका डॉक्टर लोगों को लगा मालूम नहीं करेंगे ये फूल। हाँ, पर फल जो है ना, केले इत्यादि पॉपुलर हैं। अरे ताऊ, हमने देखा यहाँ अपोलो में एक किसी के परिवार में अनानास, सेब, केला, ये सब फल ले करके, और वो पूरा टोकरा ले करके और वो फल देने के लिए आए थे। तो हम कहा केला भी समझ में आता है, ये सेब ये मरीज कैसे काटेगा, अनानास का क्या करेगा? सत्यानाश हो जाएगा ना, पूरा एकदम गाछ उसका सजा हुआ। उनको लगा कि नहीं, लगना चाहिए कि मैं कुछ दे के आया हूँ, है ना। अनायास ही किया उन्होंने, लेकिन अनानास कर दिया। और हॉस्पिटल में ना, हॉस्पिटल के लोग खाना देते हैं, कौन सा फल देना है, कब देना है, नहीं देना है, ये वो बेहतर जानते हैं। हाँ, पर अपने यहाँ चूंकि ये चलन है कि खाली हाथ कैसे जाएंगे। हॉस्पिटल में अगर कोई हो तो आप पता करें उनको किस दवा की जरूरत है और दवा दे दें। नहीं, कैश ट्रांसफर कर देता हूँ सीधे कि यार सुनो 2,000 रुपये ट्रांसफर किना है, कुछ ले लियो। क्योंकि फल तो अटेंडेंट ही खाता है। अटेंडेंट ही खाएगा। फल से ना याद आया, ये जो अभी नई बहस चल रही है, घर से फोन आएगा, भैया खाना टिफिन भेज दें, क्या नहीं बुआ रहे थे, अंगूर बहुत रहे यहाँ। तब से मन खराब हो गया, शाम खा कुछ बाहर जा करके मन खराब, तो फल खाते खाते एकदम चट गया हूँ मैं। अब मरीज जो है मुंह खोले पड़ा, हाँ खाओ हमारे नाम का खाओ। जो ये फल है ना, जो कि अभी नोट पर किसकी तस्वीर होनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लक्ष्मी गणेश की होनी चाहिए, प्रधानमंत्री से वो बात भी करेंगे। लोग ट्वीट कर रहे हैं कि इसमें अपने 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 पसंदीदा फलों की लगा लो, क्योंकि फल किसी पक्ष पार्टी में जाते नहीं। हाँ, और सेकुलर न्यूट्रल सारे वादों से मुक्त हैं वो। या आप पसंदीदा फूल की लगा लो, क्योंकि वो बहस कहाँ से शुरू हुई, फिर शिवाजी पे आई, फिर अंबेडकर पे आई, फिर आया कि गांधी को हटा दो, किसी और को लगाओ, भगत सिंह पे आई। अभी ये जब आप सोच रहे थे, ये जब ये विवाद हो रहा था, तो आप लोगों ने कुछ ऐसा सोचा कि इसको कस्टमाइज़ किया जाए क्या? हमारे यहाँ बात चल रही थी कि हर व्यक्ति को ये सुविधा हो कि अपने नोट्स पर वो अपने तरह की तस्वीरें बनवा सके, या कस्टमाइज नोट सरकार से ले सके कि मैं इस पे ये लगवाऊंगा, या जिसके नोट है उसकी फोटो लगा दो। नहीं, सबसे बड़ी बात हम तो ये कहते हैं कि गांधी जी भी नोट पे क्यों हैं। हमारा सोचना बिल्कुल उल्टा है। गांधी जी के सारे मूल्यों के विरुद्ध नोटों से काम हो रहा है। और किस बात पे हंस रहे हैं वो? कि रुपये का भाव गिर गया है? क्या हंस रहे हैं आप? 80 का हो गया।
तो कहते गांधी रहे जी- गांधी जी तो फकीर आदमी थे, उनकी क्यों लगा रखी, नीचे ही जाएगा, एक बार अडानी जी की लगा के मेरे ट्राई पास करो। सोल्यूशन यही है बॉस, मोदी जी की फोटो होनी चाहिए नोट पे। हाँ, जिसका रेजिम है उसकी फोटो। हाँ, राहुल जी बनेंगे तो राहुल जी की हो, ताकि हमको ये तो पता चले कि भाई मोदी जी की फोटो वाली अगर आज से 50 साल बाद किसी के पास नोट रह गई, अगर डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ, दूसरे भी कर सकते हैं, तो ये तो रहेगा कि मोदी जी के टाइम में रुपये का ये भाव था और यही मोदी जी हैं। क्योंकि बाकी जगहों पे तो हम देखते नहीं है। इंदिरा जी की फोटो मुझे कहीं दिखा दो अभी आप। आरोप ये होता है कि सब चीज उनके नाम पे है। नहीं, कई सारे लोग फोटो कंगना उनकी नहीं रनावत, दिखती। कई लोग कंगना रनावत को इंदिरा इंदिरा गांधी समझते हैं। तो अपने को और क्या होता है कि खाली दोष देने से नहीं होगा ना अर्थव्यवस्था के लिए मोदी जी को, उसका सबूत भी तो रहना चाहिए। हर नोट तो याद दिलाए। और जो प्रधानमंत्री है उसका, डॉक्टर मनमोहन सिंह का सिग्नेचर होता था नोट पे, हाँ, जब वो वित्त सचिव थे, वो हाँ। आरबीआई वगैरह, और है ना, तो उनकी सिर्फ दस्तखत होती थी। बाद में पता चला ये मनमोहन सिंह है। हम तो साइंस समझते कोई मनमोहन सिंह। मैंने दिमाग में अलग चित्र बना रखा था मनमोहन सिंह का। तो ये अच्छा होगा कि आप प्रधानमंत्री का फोटो रखिए, और नहीं तो आरबीआई के कई लोग गवर्नर का कहेंगे अच्छा ठाकुर नहीं है, सरदार है। डॉक्टर मनमोहन सिंह। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर महापुरुषों पे नहीं बन रही हो सहमति, तो जानवर चुन लो, और मैं बंदर की तरफ हूँ। हाँ, वो लगा दो एकदम, वो सेफ है, कोई जानवर चुन लो भारत का, वो बहुत अच्छा है। हम किसी के भी, हम बिल्कुल कह रहे हैं कि गांधी जी को सबसे पहले, गांधी जी को मुक्ति मिलनी चाहिए। मतलब ये हद है। हमने भी दिखाया है गांधी जी हंस नहीं रहे हैं अन्न से, पीछे देख लीजिए, जिनको वीडियो में दिख रहा होगा। हमारे गांधी जी हंस नहीं रहे हैं, हमारे गांधी जी सुन रहे हैं, देख अरे रहे हैं, आजकल जो हालत है देखोगे तो गांधी जी के ठहाके की भी आवाज आती है गुजराती में। देखा है? नोट खोलो, उसमें गुजराती में भी लिखा होता है कितने रुपये। उस पे जाओ और उसको गौर से देखो, पूरी एकदम एकाग्रता से सिर्फ उसी गुजराती वाले लाइन को देखना, गांधी जी आवाज आने लगेगी। सडनली ना वोकल हो जाता है नोट। 80 रुपये, 80 रुपये, 80 रुपये, 80 रुपये। नहीं, और कितना गलत अन्यायपूर्ण है कि मोदी युग में भी गांधी का नोट चल रहा है। अरे 8 साल हो गए गांधी को, मतलब अरे केजरीवाल ने तो पीछे से हटा दिया। केजरीवाल का पर्पस ये है कि गांधी जी को हटाओ। उनके लिए शायद वो पनौती अनलकी टाइप का कुछ हो गया है, तो पीछे उन्होंने भगत सिंह और अंबेडकर लगा दिया पीछे। हालांकि गांधी जी होते थे, हाँ, उनको हटा दिया पंजाब चुनाव के बाद से। हाँ, तब से उन्होंने उनको हटा दिया है। और अब जो है, और जबकि उनके पार्टी का एक अम्बेडकरवादी ने कुछ शपथ वपथ लिया तो उसको पार्टी से निकाल दी, मंत्री पद से हटा दिया। अम्बेडकर की फोटो पीछे लगा दी केवल हम तुम। हाँ, अम्बेडकर की ही प्रतिज्ञाएं थी। अब वो चाहते हैं नोट से भी गांधी जी चले जाएं। देखिए एक चीज फिर लेकिन एक बात है, जो भी करता है ना खुल के करता है। वो पूछ ही नहीं रहे हैं। आतिशी करके उनकी एक वो है, वो ये नहीं पूछ रही हैं कि क्या भाजपा गणेश जी और लक्ष्मी जी का विरोध कर रही है। वो पूछ रही है क्यों कर रही है विरोध, मतलब कर तो रही ही है। अब भाजपा के पास इसका आंसर नहीं है। ये वाला जो गेम होता है ना, जब दूसरी पार्टी के पास आंसर नहीं हो देने को, मुझे लगता है मैं इसीलिए जिंदा हूं। नहीं तो मेरे को और कोई तमन्ना नहीं है। इसमें ना क्लास आ जाता है बैटल में, है ना। भारत पाकिस्तान वाला मैच जब होता है ना, तो उसमें लगता है यार कि कुछ भी हो सकता है इसमें। बीजेपी कांग्रेस वाले में ना वो मजा नहीं आ रहा था, इसमें मजा आता है। ये इस तरह की भाजपा, हम यह पूछना चाहते हैं कि भाजपा गणेश जी और लक्ष्मी जी का विरोध क्यों कर रही है। हाँ, उन्होंने उसके पहले कहा कि 130 करोड़ लोगों की इच्छा है। हाँ, तो जबकि 130 करोड़ नहीं है। हाँ, है उससे ज्यादा 129 करोड़ 99,999 टाइप का है। क्योंकि मैं नहीं हूं उसमें। एक तो माइनस करना पड़ेगा कंफर्म, लेकिन कॉन्फिडेंस देखो आप। कांग्रेस ने क्या मोदी जी हो क्या रहा है, मोदी जी और जनता। केजरीवाल का हो क्या रहा है, इतना कमाल का है कि उसको देख के कई बार लगता है कि चोर भाग रहा है और पुलिस वाला उसके पीछे पीछे आ रहा है भागते हुए, और वो उसको पकड़ना चाहता है, और अचानक से चोर बजा देता है, जने गण मन अधिनायक, अब करो, पकड़ो मुझे। इस तरह का इतना मजेदार है ना, एकदम खच विष अमृत। ये जितने भी चोर सिपाही वाले खेल थे, शायद आप लोगों ने भी ऊंच देखा नीच होगा। पहाड़। हाँ, कि मोदी जी जो हैं
वो बाल्टी में रंग है सैफरन कलर का, उससे दीवार को सैफरन कर रहे हैं। एक फ्रेम है, दूसरे फ्रेम में वो बाल्टी अपने आप उड़ेल लेता है केजरीवाल। क्या बताओ। अब आओ रंग दे तुम वो एक आपने वो देखा, कांग्रेस के एक नेता हैं सलमान सोज, उनका बयान है कि आप सिर्फ लक्ष्मी गणेश की बात क्यों कर रहे हो, सेक्युलर मुल्क है, अल्लाह को भी शामिल करो इसमें। तो उस पे लिखा अल्लाह की फोटो तो खोज। तुम देंगा तो हम छापेंगा। नहीं, लेकिन ये अनारकी है। सब लोग अगर अपने मर्जी से फोटो कस्टमाइजेशन करने लग जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि असली नोट कितने हैं और नकली कितने। वैसे ही बहुत नकली नोट है देश में, बहुत समस्या है। तो बहुत ज़रूरी है कि एक रूप रहे, और जो आपको नोट दे रहा है उसका चेहरा होना चाहिए उस पर। और नोट दरअसल कौन दे रहा है? जो आपसे टैक्स लेके आप पे खर्चा कर रहा है। तो मोदी जी का फोटो होना चाहिए, उसमें क्या बुराई है? और नोट पे लिखा होना चाहिए, खुला नहीं है, क्योंकि स्पष्ट बात होनी चाहिए। क्योंकि जिसको भी दो वो कहता है खुला नहीं है। यार ये 3 सेंटेंस है, ये लिख दो, क्लियर हो जाएगा। जिधर भी दो कहता खुला दे दो प्लीज। जैसे दुकान पे रहता ना कि उधार मांग के शर्मिंदा ना करे, वैसे लिख दीजिए खुला नहीं। अच्छा, एक तो बहुत कम नोट का प्रयोग करता हूँ आजकल, बिकॉज ऑफ डिजिटल इंडिया हो गया है। लेकिन जहां भी देता हूँ कहता खुला नहीं है। अरे यार, आपको क्यों दे रहा हूं मैं? आपका काम है खुला रखना। वैसे आपका सबसे फेवरेट नोट अब तक जितने छपे हैं कौन सा है? ये जो नए वाले हैं ना, ये नहीं पसंद, एकदम नहीं। इतने जल्दी एज उनका हो जाता है। मतलब जो चूरन वाले नोट टाइप, कुछ जो 10 रुपये वाले हैं ना, छूने पे मतलब दया आती है उनपे। टिश्यू पेपर से हल्के हो जाते हैं, उनकी ग्रिप जो है एकदम खत्म है। और मैं बहुत, इसके पहले जो 500 का नोट था वो ठीक लगता था ना, जो थोड़ा सा पहले का गुलाब था। पहले का जो 100 का नोट था वो पुराने में उतना कड़क है जितना आज का नया वाला रहता है। ये तो 10 दिन के अंदर इनकी हालत एकदम पतली हो जाती है। हमने कहीं पे कंजूसी की है नोट बनाने में। 100 रुपए की नोट जो है 10-10 रुपए में बनवाई। ये 100 का है, बना 10 का है, बिका 100 का, इसलिए गलत है। आपने को क्या ये नोट ना घिस घिस के मुझे कभी कभी लगता है यार छोटे तो नहीं हो गए, पतले तो नहीं हो गए, कि नोट की फील होनी चाहिए ना। एक अपने सिक्के में ना किनारे में वो होता था। ताऊ पर्स का हिसाब खराब हो गया है। पर्स में अगर 500 का नया नोट है और 100 का पुराना नोट है तो 500 के नए नोट 100 के पुराने नोट के आगे रखने पड़ेंगे। नहीं तो क्या होता है कि वो साइज ऑर्डर गड़बड़ हो जाता है। पुराना 100 का नोट जो है मेरे 500 के नीचे रहता है, जबकि पहले ऊपर होता था। क्योंकि अगर बीच में उबाल खाबत आए, पुराने 2-4 नोट आए ना, तो 4-5 नोट उनके नीचे छुपे रहेंगे। नहीं खोजो तो जाने। और 500 रुपये वाला तो शर्मनाक नोट है। जो नया वाला 500 का तो शर्मनाक है। और कलर स्कीम, ग्रे स्केल 2000 वाला जो है ना, ये क्या मतलब बवासीर है। वो इस तरह का कोई नोट होता है? नहीं, अच्छी बात है कि मिल ही नहीं रहा है हमको तो पिछले 6-7 महीने से बंद हो गया। वो जो भी आरबीआई के पास जाता है वो रख लेते हैं कि यार इसको बाहर मत जाने दो। हाँ, ये केवल चुनाव में देंगे, अभी नहीं। बहुत जरूरत पड़ती है ना। वो सिर्फ वो जो काला धन वाले हैं ना, वो बैंगनी वाला वही रखते हैं। एक वो जो सिक्के होते थे ना पहले, हाँ, जिसपे बॉर्डर होता था, उसके किनारे ना ग्रूव होता था, छुओ तो खुरदुरा वाला खुरदुरा रहता था। वो उसको बचाने के लिए होता था। वो कि कुछ लोग जो है ना सिक्कों को वहां से घिस घिस के उससे मेटल निकाल लेते थे और सिक्के का भाव कम नहीं होता था। तो 50 सिक्के से जो है ना उसको घिस घिस के मेटल निकाल लिया, तो उसका एक सिक्का बन गया। तो इसलिए उन्होंने वो ग्रुप डाला कि छू के पता चल जाएगा इससे निकाला गया है माल। ठीक है, वो रुपये में मुझे लगता है। पर यह है कि इतने घटिया तरह के नोट है ना, इनको को घिस के भी क्या करेगा। इसमें कुछ माल ही नहीं है यार। अखबार और नोट दोनों गिर गए हैं, मतलब क्वालिटी वाइज। प्लास्टिक का नोट दे दो यार, बहुत सारे देशों में चल रहा है। सबसे अच्छा रहेगा, प्लास्टिक वाला कर दो। अब फिर लोग कह भी नहीं पाएंगे तुमने पैसे फूंक दिए, सुलगा दिए। ठीक है, अब चिट्ठियों की ओर बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड पे जो बात हुई थी उस पर सबसे पहले एक छोटी सी टिप्पणी आई है मिथुन कुमार की। 3 ताल के कुंवारे दोस्तों, बाबा और ताऊ के चक्कर में आकर शादी के लड्डू से मुंह मत मोड़ लेना। इन्होंने तो अपने शादी का लड्डू खा लिया नाच नाच के। अब जब इनको अपने अपने गृह मंत्री से परेशानी होती है घर में तो बोल नहीं सकते, इसलिए घुमा फिरा के 3 ताल में अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। तो दोस्तों अपने हिसाब से देख लेना। इनकी इस टिप्पणी को भारी समर्थन मिला है। इस पर आनंद जी जोधपुर वालों ने कहा है, बाय ऑल मीन्स मैरी,
इफ़ यू गेट अ गुड वाइफ यू विल बिकम हैप्पी, इफ़ यू गेट अ बैड वन यू विल बिकम अ फिलोसोफर। वाह। जय सिंह की चिट्ठी आई है मुंबई से। पिछली बार शादी पे बात हुई थी ना कि कितना उसको डिले कर सकते हैं, तो उस पर टिप्पणी आई। जय सिंह की मुंबई से चिट्ठी आई है। बाबा, ताऊ, सरदार और समस्त तीनताल परिवार को दिवाली की शुभकामनाएं। 106वां एपिसोड सुनकर प्रतिक्रिया पत्र लिखने का मन हुआ। आतिशबाजी की चर्चा सुनकर मज़ा आ गया, पर ज़्यादातर नॉस्टैल्जिया वाला। बाबा ने पटाखों की बारीकियां समझाकर धुआं धुआं कर दिया। लेकिन विगत कुछ वर्ष से दिवाली पर पटाखों की तादाद में उत्तरोत्तर कमी आती जा रही है। वैसे देखा जाए तो आग और धमाके से रोमांचित होना मनुष्य की उस ट्राइबल प्रवृत्ति का अवशेष है जब हमारे लिए ये भय और आश्चर्य का वस्तुएं थीं। आधुनिक मनुष्य ने विज्ञान की मदद से इन दोनों को कंप्लीटली क्रैक कर लिया है, आग और ध्वनि को। आजकल के बच्चे पटाखे देखकर उतने हतप्रभ नहीं होते जितने हम होते थे। वर्तमान सभ्यता को लाइट एंड साउंड का रोमांच पैदा करने के लिए विस्फोटक जलाने की ज़रूरत नहीं है। लेज़र शो और ड्रोन ये काम बेहतरी से कर सकते हैं। आश्चर्य नहीं होगा कि कुछ दशकों के बाद मनोरंजन का ये तरीका पूरी तरह ख़त्म हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मेरी नज़र में ये ठीक सामाजिक बदलाव होगा। पैसे की बर्बादी और प्रदूषण तो कम होगा ही, दुर्घटनाएं भी कुछ कम होगी। लेकिन दिवाली से जुड़ी एक महत्वपूर्ण चीज़ पर चर्चा नहीं हुई, और वो है चाइनीज़ झालर। रंग बिरंगी एलईडी सीरीज़ के प्रकाश की वजह से अब हर अवसर पर सजावट करना ज़्यादा आसान, सस्ता और सुरक्षित हो गया है। लेकिन लाइफ पहले इतनी आसान नहीं थी। सजावट के लिए छोटे छोटे असली बल्बों की लड़ियाँ पिरोई जाती थीं और रंगीन रोशनी के लिए रंगीन कांच या प्लास्टिक लगता था। इसी दौरान कुछ बल्ब टूट जाते, कुछ फ्यूज़ हो जाते, कुछ गर्म होकर पूरी लाइन को जला देते थे। सीरीज़ को एनिमेशन इफेक्ट देने के लिए कोई आसान तरीका नहीं था, मोटर लगानी पड़ती थी और कोई ख़ास इफेक्ट भी नहीं आ पाता था। ये थी आम जिंदगी। फिर आई मेंटोस जिंदगी। पेश है एलईडी सीरीज़। इसमें न बल्ब फ्यूज़ होते हैं, न कोई गर्मी पैदा होती है, बहुत कम बिजली खर्च होती है और मनचाहे तरीके से एनिमेशन इफेक्ट कर सकते हैं। इस सब के मूल में क्रांतिकारी आविष्कार है जिसे कहते हैं एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। चूंकि ये बल्ब नहीं है, इसमें कोई फिलामेंट नहीं जलता, इसलिए गर्मी या आग पैदा होने का कोई प्रश्न नहीं। ये एक सेमीकंडक्टर है जिसको बहुत कम बिजली चाहिए होता है, जिससे बहुत कम ऊर्जा की खपत होती है। सर्किट में एक छोटी सी चिप लगाकर सिग्नल को मनचाहा एनिमेशन दिया जा सकता है। इनकी चमक पारंपरिक बल्बों से तेज़ होती है। एलईडी के आविष्कार ने दिवाली की सजावट को चमकीला, सस्ता, हल्का और सुरक्षित बना दिया। हमारे दैनिक जीवन में भी अब हर जगह एलईडी का जलवा है। मन में ये प्रश्न उठता होगा कि जब डायोड वगैरह का आविष्कार बहुत पहले हो गया था तो एलईडी बल्ब हमारे घरों में इतना लेट क्यों पहुँचे। दरअसल सफ़ेद या दूधिया रोशनी पैदा करने के लिए 3 रंग, लाल, हरे और नीले, एलईडीज़ की रोशनी को मिलाना पड़ता है। लाल हरे एलईडी बन गए थे, लेकिन नीले एलईडी का आविष्कार बहुत बाद में हुआ। जिस वैज्ञानिक ने किया उसको नोबेल मिला, क्योंकि ये सफ़ेद रोशनी के बल्ब बनाने में क्रांतिकारी साबित हुआ। वैसे लाल, हरे और नीले एलईडी की इंटेंसिटी को मनचाहे अनुपात में मिलाकर कोई भी रंग या प्रभाव बनाया जा सकता है। आजकल बड़ी इमारतों, बुर्ज खलीफा वगैरह को इसी टेक्नोलॉजी से विभिन्न अवसरों पर अलग अलग ढंग से रोशन किया जाता है। अब तो ये टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि एक छोटी सी सतह पर सैकड़ों एलईडी जोड़कर उन्हें विशेष प्रकार का सिग्नल देकर विशेष प्रकार की आकृति उभारी जा सकती है, जिसे हम एलईडी स्क्रीन कहते हैं। और ये सब बनता है धरती की उस मिट्टी से जो ठीक से कंडक्टर भी नहीं है, बेचारी सेमी कंडक्टर भर है, रेयर अर्थ जिसको बोलते हैं। जय हो जय सिंह मुंबई। बहुत बढ़िया। हमेशा जय सिंह भैया जब चिट्ठी लिखते हैं ना, बहुत सारा ज्ञान देते हैं। हम जो है अपनी बकरबाजी कर चुके होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि उसको कंप्लीट कर देते हैं। और ये बहुत आसान तरीके से, बहुत रेयरली लिखते हैं पर बहुत जबरदस्त लिखते हैं। खान सर से ज़्यादा उत्साहजनक जो है वो जय सिंह भाई हैं। और जो इन्होंने बात कही वो बहुत कमाल का ऑब्जर्वेशन है कि पहले लोग आतिशबाजी को हतप्रभ होकर देखते थे। लेकिन ऐसे समय में जब आदमी टेलीविज़न पे जुरासिक पार्क देख रहा है, HBO स्टार मूवीज़ में देख रहा है बड़े बड़े भवनों को, वाइट हाउस को ध्वस्त होते हुए, है ना, इमारतों को 1 सेकंड में ज़मींदोज़ होते हुए, उनको फाड़ के अजगरों के या तमाम तरह के अन्य क्रीचर्स के बाहर निकलते हुए, उस तरह की जो छवियाँ हैं, एक ऐसे समय में हम हैं जिसने कि 26/11 के अटैक को लाइव देखा है, जिसने 9/11 में 2 बिल्डिंगों के गिरने को लाइव देखा है। उनके लिए आतिशबाजी का अचानक से बौना हो जाना सहज ही है। तो आतिशबाजी में दरअसल वो आश्चर्य अब नहीं रहा,
जैसे पहले हम जब गांव जाते थे तो हमारी गाड़ी के पीछे कितने लोग चलते थे गांव में, एक छोर से दूसरे छोर तक। लोग बताते हैं कुत्ते भी नहीं दौड़ते कार के पीछे, पहले बच्चे दौड़ते थे। हाँ, लोग बताते हैं कि हमारी पीढ़ी से पहले की पीढ़ी में जब कोई कार पहुंचती थी, मोटर, जब कोई मोटर गांव पहुंचती थी तो गांव बटुर आता था मोटर देखने के लिए। मोटर से उतरा कौन है ये गौर हो जाता था, मोटर देखने वालों की भीड़ होती थी। हमको लोग बताते हैं कि कैसे वो तिकोने, एक गोल वृत्त में तिकोने सफ़ेद डिज़ाइन और उसके नीचे एक लाल जीभ वाला स्टीम का इंजन, उसको कितनी ही महिलाएं काली मैया समझ के उसकी पूजा करती थी। ट्रेन में बैठने से पहले उस पर अक्षत फेंका जाता था, उसको प्रणाम किया जाता था। स्टीम इंजन की बाकायदा महिलाएं पूजा करती थीं एक समय में। कौतूहल हथप्रभ उस तरह का रहा है। राम की लीला को रामानंद उसके सागर द्वारा रचे जाने के बाद में ब्लैक एंड वाइट टीवी पे देखते हुए एक हथप्रभ, एक कौतूहल था। अभी एक तस्वीर आई थी एयरपोर्ट पे, अरुण गोविल को एक महिला पूरे मतलब उनके चरण छू रही थी। हाँ, और श्रद्धा से छू रही थी, बिल्कुल पूरी श्रद्धा। मतलब कुछ लोग हंसने लगे कि लुक एट दिस, वो नहीं समझ पाएंगे शायद कि उस महिला के मन में क्या चल रहा है। दंडवत लेट करके और फिर पैर, तो ये जो कौतूहल था ना, जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा है ये चीजें छोटी होती गई हैं, क्योंकि पहली बार ही मजा मिलेगा ना। जब जीवन में पहली बार पास्ता खाया तो कद्दू पूरी पुलाव पनीर खाने वाले को लगा यार यहो एक चीज है ना, यहो मजेदार है। बीच का पास्ता नहीं होता बीच का पास्ता। लेकिन 2-4 बार 5 बार खाने के बाद हाँ ऐसा करो पास्ता बना ले घर ये बात है। लेकिन कौतूहल जो है ना, या आश्चर्य या हतप्रभ होना बिल्कुल खत्म सा हो गया है। पहले अगर कोई एक बंद बोतल में एक सिक्का डाल देता था तो अपन 4 दिन सोचते थे कि उसने किया कैसे। ठीक है, अब किसी बच्चे को आप दिखाएं तो वो आपकी तरफ ऐसे देखेगा कि कहाँ से आए हो, अलीबाग से। ये तो बहुत पुरानी चीज है, हम तो माँ के पेट में ही सीख लिए थे। ये सिर्फ आतिशबाजी में नहीं, हर चीज में, हमारे जीवन में ना कौतूहल और सडनली एक्सेस इतना हो गया है ना, एक्साइटेड हो जाना किसी चीज को देखकर, पटाखे को देखकर जैसे हम हो जाते थे कभी कभी। कोई रॉकेट जब पहली बार उड़ते हुए देखा तो अब तो लोगों को पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। पर मैं पहली जो चिट्ठी थी, हम ये नहीं कह रहे थे कि शादी ना करो, हम कहे चाहेंगे तुम खुश रहो। ऐसी हमारी कोई तमन्ना नहीं है, हम कह रहे थे देर कर लो, हो सके। हाँ, हम बिन लादेन की तरह, बिन क्या नाम है अपने ये अमेरिका वाले, जो बाइडेन। हाँ, बिन लादेन कहाँ से? जितना हो सके, मतलब 30 पे बात हो रही थी। पहले कुछ दिन जी लो ताकि अच्छी 35 भी कर लोगे तो कुछ कष्ट नहीं है। और हम ही कहीं पछताएं भाई, डायबिटीज और बिना किए कभी भी नहीं पछताना चाहिए। अगर जी करता है कि चलती गाड़ी से छलांग लगा दें तो लगा दो, क्योंकि मन में ये रह जाएगा कि यार चलती गाड़ी से छलांग लगा सकते थे, नहीं लगाया। चोट लगेगी, हॉस्पिटल में रहोगे, घर आओगे, और ठीक है, उतना तो बनता ही है जीवन में। अब जैसे मौसम्मी के जूस वाली कहानी, उसको लगा कि भाई मौसम्मी के जूस से खून सही रहता है, शरीर सही रहता है, तो एक बार चला के देखते हैं। डॉक्टर भी बोलते हैं कभी कभी आप कमजोर लग रहे हो, मौसम्मी का जूस लिया करो। नहीं, और उसमें यह है कि उसने टेस्ट कर लिया ना, अब उसको पता है कि नहीं ये खून में चढ़ाया नहीं जा सकता है। अभी तक क्या था, असमंजस था। नॉलेज तो प्रयोगों से ही आता है। नॉलेज तो प्रयोग से आता है। एक आदमी को मैं जानता हूँ, बहुत तकलीफ में थे, आईवी लगा हुआ था, किसी ने वोडका डाल दिया उसमें थोड़ा सा, नहीं बचे। पर दोस्तों ने कहा कि उसने कहा यार बहुत पीने की तमन्ना हो रही है, इतने दिन हो गए, तो मुंह से पियोगे तो महकेगी, नर्स मारेगी, हल्का सा दे देते, ब्लड में ही चला जाएगा सीधे। अगली चिट्ठी है कार्तिक, लंदन, यूनाइटेड किंगडम से। वाह, शायद पहली है इनकी चिट्ठी। कुलदीप सरदार, पाणिनी बाबा और कमलेश ताऊ को मेरा नमस्कार, जय हो। मेरा नाम कार्तिक है और मैंने 3 ताल सुनना अभी कुछ महीनों से ही शुरू किया है, और ये कसूत्ता सौदा है। इस भाषा से शायद पता लग गया होगा कि मैं हरियाणा से हूँ
और वो भी बहादुरगढ़ से, जहाँ की रामलीला का जिक्र अभी चंद एपिसोड पहले ही हुआ था। आजकल रोजी रोटी या रोजी ब्रेड कमाने के लिए लंदन निवासी बन गया हूँ। बहुत दिनों से सोच रहा था कि बस इस एपिसोड के बाद पत्र लिखूंगा, पर कभी उचित समय नहीं खोज पाया। दशहरा के एपिसोड के बाद सोचा कि गुरु आज तो ऊपर वाले का इशारा है, लिख ही डालो, पर मेरे आलस की नवैयत ने मेरी सोच पे विजय पाई। खैर, इस बार के एपिसोड में शादी और उम्र का जिक्र आया और संयोगवश इसे मैंने अपने जन्मदिन पर सुना तो लगा कि अब भी नहीं लिखा तो फिर राम जी स्वयं आके लिखवा पाएंगे। 28 का हुआ हूँ आज और इस एपिसोड में शादी और उम्र का नाता सुन के लगा कि काश कोई ताऊ हमारे घर में भी होते जो समाज से भिड़ के समाज को ये समझा पाते कि शादी इज़ नॉट इक्वल टू खुशी। खैर, जब तक ऐसा नहीं है, जब तक बड़े भाई जो अविवाहित हैं को ढाल बनाकर मैं शादी के प्रश्नों से बच जाऊंगा। समाज के एक स्टीरियोटाइप का इस्तेमाल करके दूसरे स्टीरियोटाइप को काटना एकदम वैसा ही फील देता है मजा आ गया, जैसा थानोस चाचा को इन्फिनिटी स्टोन से इन्फिनिटी स्टोन्स बर्बाद करके आई थी। ये अच्छी बात थी। हाँ, थान से कैंची से कपड़ा काटने ऐसा है। काहे नहीं कर रहे हो? अरे बड़ा भैया करेंगे तब ना। ताऊ की बातों से मैं काफ़ी हद तक सहमत होता हूँ, पर 3 ताल सुनने का असली मकसद रहता है ताऊ शायद ये कहना चाह रहे हैं बाबा की बातों से काफ़ी हद तक सहमत होता हूँ, पर 3 ताल सुनने का असली मकसद होता है ताऊ के जोक सुनना। इन्हें पीजेज की उपाधि देना घोर अन्याय है, इन माय हम्बल ओपिनियन। ताऊ प्लीज़ अपने बेस्ट स्टैंड अप स्पेशल्स की रिकमेंडेशन दें। एक एपिसोड में आपने इसमें संक्षेप पे इस पे चर्चा की थी, विस्तार से चर्चा करने की आपसे दरख्वास्त है। बाबा को सुनने का आनंद दोगुना हो जाता है जब रविवार रात्रिकाल के भोजन के साथ शनिवार का 3 ताल एज अ डेजर्ट बरता जाता है, मानो कल का हलवा वापस गर्म करके दाल रोटी के साथ। बाबा से खाने और उसके बाज किस्म के मसालों के बारे में सुनकर मेरा वही हाल होता है। हरियाणा में भी बाज चल रहा है, देखिए कमाल होगा। मेरा वही हाल होता है जो गोलमाल में आदरणीय वसूली भाई का होता है कि समझ नहीं आया पर सुन के अच्छा लगा। 3 ताल के 200 एपिसोड में बाबा की अरहर की दाल को ही शो स्टॉपर बनाना चाहिए। कुलदीप भाई, आपके बारे में क्या कहें? जिस तरह से आप पूरा पॉडकास्ट चलाते हैं वो सराहनीय है। मेरा एक ही प्रश्न है आपसे, बाबा को कहाँ टोकना है और कहाँ बहते रहने देना है, ये आपसे बेहतर कोई कर पाता है क्या इंडिया टुडे ऑफिस में? कोई नहीं कर पाता, ईमानदारी की बात ये है। आपसे तो मैं आपके क्रिकेट या इन जनरल स्पोर्ट्स प्रेम के बारे में सुनना चाहूँगा। विराट कोहली की पाकिस्तान के विरुद्ध अभी की पारी पर मुझे उम्मीद है कि आपने भी उतनी फ़ैन बॉइंग की होगी जितनी मैंने की। पहला पत्र है तो शायद ज़्यादा लिख दिया, परंतु अब से निरंतर पत्र का प्रयास रहेगा। बहुत दिनों बाद इतनी हिंदी एक साथ फेंकी है, भूल चूक हो तो माफ़, वरना मेरी के पूंछ पाड़ लेगा। बहादुरगढ़ है। कार्तिक लंदन से हैं। वाह, कार्तिक कॉलिंग। कार्तिक भाई मजा लगा दिया। बहुत सुंदर। और आप लगातार लिखें गुरु। कति एंडी कति कसूती चिट्ठी भाई। हाँ, अब रोजी रोटी के लिए गए हैं, रोटी तो मिल ही रही होगी, रोजी भी मिल ही जाएगी। क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया है शादी इज नॉट इक्वल टू खुशी। खुशी से तो होगी नहीं। हाँ। तो रोजी से हो सकती है। आगे भी लिखते रहिएगा चिट्ठी और ये अपने हरियाणवी पन का इस्तेमाल करते रहिए, बड़ा मजा आया मुझे। आप और ऑल्सो कि बहुत सारे हरियाणवी जोक्स मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, क्योंकि उसमें जो ड्राई और बहुत खतरनाक सा ह्यूमर होता है, वो अमेरिकन ह्यूमर है एकदम पूरा। तो वो अगर आपको कुछ अपने यहाँ की याद हो तो एक चिट्ठी में लिख के भेजिएगा। अरे हरियाणवी जोक्स तो ऐसे मैं सुना नहीं सकता हूँ, 3 ताल में कदी और आप कितने जा रहे थे उस टाइम? सिद्धार्थ सराठे भोपाल से चिट्ठी है। डिस्क्लेमर भी है, चिट्ठी शायद लंबी हो गई है और इसमें इतनी कोई गंभीर बात नहीं लिखी है कि इसे पढ़ा ही जाए, इसलिए जिस एपिसोड में वक्त थोड़ा बच जाए तब शामिल कर लीजिएगा। मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। मैं लंबे वक्त तक सोचता रहा कि 3 ताल में तबला किसके हाथ में है, हारमोनियम कौन है और गायक कौन। बाद में समझ में आया कि बाबा वो गायक हैं जो राग को विस्तार देते हैं। ताऊ द्रुत गति में ताने सुनाकर श्रोताओं को वाह करने पर मजबूर कर देते हैं और कुलदीप सरदार दोनों को उकसाने के साथ ये भी याद दिलाते रहते हैं कि भाई सम पर आ जाना है। ये तो कुलदीप यार रहमान हैं, ये कंपोज करते हैं। 2 एपिसोड से नहीं कर पा रहे हैं। ये तो हो गई 3 ताल की परिभाषा, लेकिन लंबे वक्त तक ये द्वंद्व भी रहा कि आखिर 3 ताल मुझ जैसे लोग सुनते क्यों हैं।
क्यों हम इसके दीवाने हैं? जवाब आज ट्रेन यात्रा करते हुए मिला, जब मैं मजदूरी से कुछ दिनों का विराम लेकर अपने शहर भोपाल जा रहा हूँ। बहुत दिनों बाद एसी में टिकट न मिलने के चलते स्लीपर में सफ़र कर रहा हूँ, और इस सफ़र में ये पता चल गया कि जिस तरह एसी कोच में अजनबियों से बातचीत करना लोग बंद कर चुके हैं काफ़ी पहले, वही बीमारी अब स्लीपर में भी आ चुकी है। पहले स्लीपर कोच इस बीमारी से बचा हुआ था क्योंकि यहाँ थोड़े कम सोफिस्टिकेटेड लोग बैठे होते थे। हमारे जीवन में कंटेंट जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे संवाद ख़त्म हो रहा है। अब कोई अजनबी से बात नहीं करता, कोई पूछता नहीं कि कहाँ से आए हो और कहाँ को जा रहे हो। ट्रेन यात्रा पर हूँ, 4 घंटे होने को हैं, और मेरी बर्थ के अगल बगल आजू बाजू बैठे लोग कहाँ नौकरी करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ को जा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। ऐसा नहीं है कि मुझे ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा अनुभव है, पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आज से 7-8 साल पहले तक भी मैंने देखा है कि ट्रेन में बैठने के 1 घंटे के अंदर तो पता चल ही जाता था कि बगल वाला कहाँ से आया है। लेकिन पिछले 10 सालों में देश ने जो दूसरी बड़ी त्रासदी देखी है वो है अनलिमिटेड इंटरनेट। अब ऑब्जर्व करने के अलावा यात्रा में कुछ और नहीं बचा। इतने नीरस हो चले हैं लोग कि बात करने का मन भी नहीं करता। कोई मोबाइल में रील देख रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कोई गाने सुन रहा है। कई लोग तो फ़ोन चलाकर थक चुके हैं, फिर भी हाथ से फ़ोन नहीं छूट रहा। फ़ोन हाथ में है और आंखें बंद होती जा रही हैं। अगर कोई बातचीत भी कर रहा है तो उसी से जिसके साथ आया है। अजनबियों को जानने की चाहत खत्म हो चली है। हमारे बाद वाली पीढ़ी के लोग जब यात्रा करेंगे तो पता नहीं इस बात पर यकीन करेंगे या नहीं कि एक दौर में अजनबी से बातें की जाती थीं, बिना किसी मतलब, बिना किसी एजेंडा के, बिना कुछ बेचने के मकसद से भी दोस्तियां हो जाती थीं। तो जवाब मुझे ये मिला कि 3 ताल संवादहीन होती दुनिया में एक आशा की किरण है। हो सकता है कि दूसरी भाषाओं में ऐसा कुछ पहले से हो रहा हो, लेकिन हिंदी में तो मुझे 3 ताल सबसे सफल लगता है। जब समाज बातचीत बंद करने की कगार पर पहुंच चुका है, वहां कोई ऐसा प्रयास भला क्यों रास नहीं आएगा जहां 3 लोग चौपाल बैठाकर अनफिल्टर्ड बातें करते हों बिना किसी एजेंडा के। बाकी आप तीनों से माफ़ी मांगते हुए कहना चाहूँगा कि वीडियो एक भी नहीं देख पाया और ना ही आगे देखने का मन है। इस मामले में आप मुझे कट्टर या शुद्धतावादी कुछ भी समझने के लिए स्वतंत्र हैं। 3 ताल पॉडकास्ट था, है, और इसका मज़ा एक पॉडकास्ट रहने में ही आएगा। वैसे होगा नहीं ऐसा, पर अगर भविष्य में कुछ ताकतें 3 ताल को प्योरली एक वीडियो शो बनाने का सोचती हैं तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। मुझे पता है कई और लोग मेरे इस विचार से इत्तेफाक रखते हैं, पर वो आवाज़ अभी इसलिए बुलंद नहीं कर रहे क्योंकि सोचते हैं कि फ़िलहाल मज़ा आ रहा है, आने दो, बाद में देखेंगे। पिछले एपिसोड में एक चिट्ठी में श्रोता ने कहा कि अभी मैं कुलदीप सरदार और बाबा के एक्सप्रेशंस इमेजिन कर रहा हूँ और अब मैं वीडियो में देखूंगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि दोस्त, इमेजिन करने का जो सुख है, इसमें जो मज़ा है, वो वीडियो अगर दे पा रहा होता तो शायद हम आज 3 तालिये ना होते। मैं भी 100% अग्री करता हूँ। बिल्कुल। और बाकी आप ये मत समझिए कि आवाज़ बुलंद नहीं हो रही है। हम आपकी तरह आज तक एक को 3 ताल का वीडियो नहीं देखे हैं, 100वें एपिसोड का वीडियो भी नहीं देखा है। बाकी चूंकि ये शो में भेजी गई मेरी पहली चिट्ठी है, इसलिए बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पढ़ाकू नितिन के रास्ते पहुँचा। नितिन फेसबुक पर मुझसे जुड़े हैं। एक दिन पता चला कि उनका शो आया है, सुना तो आनंद ही आ गया। फिर मैं आज तक रेडियो पर रोज़ाना मॉर्निंग पॉडकास्ट आज का दिन सुनने लगा, जिसमें मेरा स्वार्थ छिपा था। तो नित्य क्रियाएँ करते हुए मैं मॉर्निंग पॉडकास्ट सुन लेता था, जिससे अखबार पढ़ने की तात्कालिक ज़रूरत नहीं पड़ती थी और मुझे आज का दिन अपने यहाँ जो मीटिंग होती है उसमें ज्ञान पेलने के लिए सक्षम बना देता था। लोगों को लगता था कि मैं अखबार पढ़ करके आया हूँ। आज तक रेडियो के ये 2 शो सुन रहा था और जीवन सुख से कट रहा था। एक दिन मैंने एक दोस्त से पूछा कि आज तक रेडियो सुनते हो? उसने कैजुअली कहा कि 3 ताल सुनना बहुत मज़ेदार है। मैंने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया क्योंकि उसने इतनी गंभीरता से बोला भी नहीं था। पर अचानक ही एक दिन जनवरी 2022 को पहला एपिसोड प्ले कर दिया। भाई साहब, गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो मनोज बाजपेयी कट्टा फटने पर कहते हैं ना, इका बवासीर बना दिए हो, वही फील आया। बवासीर शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर कर रहा हूँ क्योंकि 3 ताल शौक नहीं है भाई साहब, बीमारी है। और इंसान चला जाता है पर बीमारी साथ नहीं छोड़ती। और मैं चाहता हूँ कि ये बीमारी, ये खुश रहने की बीमारी, ये अनफिल्टर्ड हो जाने की बीमारी, कुछ देर के लिए ये भूल जाने की बीमारी कि क्या बात नहीं कहनी चाहिए, क्या लोगों को बुरा लग जाएगा, ये ताऊ बाबा और सरदार की तरह पूरे देश को लग जाए। हमें कुछ नहीं करना, बस इस 3 ताल को फैलाना है। सैक्रेड गेम्स के गुरुजी कहते हैं हमें सिर्फ तमस को बढ़ाना है। वो ताऊ कहते हैं ना कि कव्वाली सुनते वक्त मैं संगीत को भी भूल जाना चाहता हूँ,
बस वैसा ही कुछ तीन ताल के साथ है। सब कुछ भुलवा देते हैं आप लोग। लिखने को बहुत कुछ है, आगे लिखा जाएगा। अगर ये चिट्ठी आपने शामिल की है तो शुक्रिया। वो तीन ताल ही है जिसकी वजह से एक नास्तिक ने सालों बाद कहा जय हो। जय हो, जय हो। क्या बात है, सिद्धार्थ भाई एकदम लहलहा दिए। बहुत सुंदर चिट्ठी है। सबसे खूबसूरत चीज़ इन पत्रों की जो है ना कुलदीप, वो ये है कि हमको लगता है कि कई सारी बातें, कई सारे विषयों पे हम लोग कह के भूल चुके हैं कि हमने ऐसा कहा या ऐसा सोचा या ऐसा बरता। क्योंकि हम तैयारी से नहीं बोलते ना, हमें पता नहीं होता हम क्या बोल जाते हैं। लेकिन ये उसमें से सूत्र निकाल लेते हैं। तो ये सब तीन ताल सुन के पाणिनि हुए जा रहे हैं, और हम जो है वो अभी चलती का नाम गाड़ी वाली स्थिति में ही है। जैसे आज भी बैठे तो कहे भैया एजेंडा का है बताओ, तो हर बार तीन ताल में वही होता है, पहले माइक के सामने बैठ के खखार के ताऊ और हम पहले पूछते हैं कुलदीप आज काहे बतियाया जाएगा, फिर उसका शुरू हो जाता है तुरंत। और सिद्धार्थ भाई ने एक अच्छी बात बोली, तीन लोग मिलकर चौपाल बनाते हैं। एक्चुअली हम चार लोग हैं। हाँ, हम तीनों और आप। बिल्कुल। ये आप, मैं और बैक पाइपर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उसमें केवल तीन थे। हाँ, हम चार लोग हैं और चार लोगों की चौपाल है। जहाँ चार यार मिल जाए। एक गुमनाम चिट्ठी आई है, छोटी सी टिप्पणी है। अभी तक मोहतरमा को तीन ताल अच्छा लगता था। शादी पर आप लोगों की बातचीत सुनकर फरमान आया है, ज्यादा इनके चक्कर में मत पड़ो, ठीक लोग नहीं हैं ये। अगली चिट्ठी है कुलदीप उपाध्याय की, और ये चिट्ठी सुनिए, मजा आएगा आपको। मैंने चूंकि पढ़ ली है। मोहतरमा के मन में ये जरूर चल रहा है कि 30-35 और ढकेलना था तो पहले क्यों नहीं बताया। हाँ, तो अगली चिट्ठी कुलदीप उपाध्याय की। इन्होंने लिखा है, लिव्स इन दिल्ली फ्रॉम हाथरस, उत्तर प्रदेश। तीन ताल के तीनों तालबाजों ताऊ बाबा और सरदार की जय हो। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि 1 से लेकर 105 तक सभी एपिसोड सुन चुका हूं। शतक भी लग चुका है मेरा और आपका भी। सभी तीन तालियों और तीनों तालबाजों को दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं। मेरा तीन ताल से परिचय कैसे हुआ? मैं आज तक रेडियो तीन ताल शुरू होने के पहले से सुनता आ रहा हूँ। आज तक रेडियो से पुराना नाता है। मैं सभी पॉडकास्ट आज तक रेडियो के सुनता हूँ, जैसे कि आज का दिन, आज के अखबार, 1 बजे 5 मिनट, 4 बजे 5 मिनट, 8 बजे हाँ दिन भर, और साप्ताहिक हेलो डॉक्टर, सबका मालिक टेक, पढ़ाकू नितिन, मनी मैनेजर, नामी ग्रामी और ज्ञान ध्यान। मैं दिल्ली NCR में भ्रमण करता हूँ। ये पता नहीं होता कि किस पल किस कोने में पाया जाऊँ। हो सकता है कि जब आप तीन ताल रिकॉर्ड कर रहे हों उस समय मैं आपके सामने से गुजरता हुआ पाया जाऊं और मेरा तीन ताल भी चल रहा हो मेरे साथ। भ्रमण शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि मैं एक कैब चालक हूं। ऐसा अक्सर होता है कि जब सवारी मेरी आती है तो तीन ताल उस समय चल रहा होता है। हमारे तीन ताल की एक खासियत है कि अगर सवारी ने 10 मिनट सुन लिया तो वो पूछता या पूछती ज़रूर है कि ये क्या है। तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि तीन ताल कहाँ कहाँ पाया जाता है। आज तक रेडियो, स्पॉटिफाई, जियो सावन। अरे भाई साहब, करेजा काट। आज तक के सारे पॉडकास्ट में हर रोज सुनता हूँ और सुनाता भी हूँ। मेरी गाड़ी में बजता है सिर्फ आज तक रेडियो। पत्र काफ़ी लंबा होता है इसलिए यहीं पर विराम देता हूँ। जय हो। कुलदीप उपाध्याय, लिव्स इन दिल्ली फ्रॉम हाथरस, उत्तर प्रदेश। भैया कुलदीप यार, आप क्या बताएं। करेजा काट, एकदम लूट ले गए गुरु। और कुलदीप उपाध्याय घोषित रूप से आज तक रेडियो के एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं। हाँ, और आप कभी गुजरते हुए अगर नोएडा सेक्टर 16 फिल्म सिटी की तरफ आएँ तो आप संपर्क करें, जरूर आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत मजा आया आपकी चिट्ठी सुन के। तीन तालिये वाले ग्रुप में एक मैसेज कर दीजिएगा कि आज 16 से गुजरना हो रहा है तो फिर हम लोग भी सलाम कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो ये चिट्ठी, बहुत शुक्रिया कुलदीप भाई। और पहली बार शायद आपने इतना सुना आज तक रेडियो को, लेकिन चिट्ठी शायद आपकी पहली बार आई, आगे भी रेगुलर। हाँ, पहली बार आई है। अगली चिट्ठी है। हम ये भी चाहेंगे कि कुलदीप उपाध्याय से कभी बैठ करके बातचीत की जाए। हाँ। और कुछ फीडबैक, कुछ इंसाइट्स लिए जाए, क्योंकि इतनी टोटलिटी में बहुत कम लोगों ने आज तक रेडियो को सुना होगा जितना कुलदीप उपाध्याय का है। और वो उसको एक आउटसाइडर व्यू के, थर्ड अंपायर की तरह वो कुछ अलग चीजें बता सकते हैं जो हमको अपने तमाम सारे शो, न सिर्फ अपने अनुभव बता सकते हैं, अपनी सवारियों के अनुभव भी बना सकते। बिल्कुल। और मैं तो ये चाहता हूँ कि मतलब मैं उनसे रिएक्शन चाहता हूँ कि वो किस शो को किस नज़रिए से देखते हैं और टोटलिटी में कैसे देखते हैं।
बिल्कुल। अगर आज तक रेडियो एक शरीर है तो उसके बारे में उनका क्या परसेप्शन है, तो ये बहुत ही रोचक है भाई। वाह। अगली चिट्ठी छोटी सी है, बॉबी कनाडा से। लेटर ऑफ अक्टूबर हो गया ये। हाँ, ये हो गया। बॉबी की कनाडा से चिट्ठी है। अच्छा, लेटर ऑफ अक्टूबर से याद आया, आप आए तो आपका झोला भी रखा हुआ है। हाँ। बॉबी कनाडा से चिट्ठी है। मुझे विष्णु के 10 अवतारों पर अमर चित्रकथा कॉमिक्स याद है और 10वें अवतार थे गौतम बुद्ध। मुझे लगता है कि 3 ताल शो में भारतीय समाज जिससे गौतम बुद्ध सहमत नहीं थे। हाँ, लेकिन उनको लपेट दिया गया। हाँ, मुझे लगता है कि 3 ताल शो में भारतीय समाज के एसिमिलेशन कल्चर पर, यानी समावेशी संस्कृति पर बात होनी चाहिए, खास तौर से तब जब हम ऋषि सुनक को अपना मान रहे हैं। ताऊ का व्यू पॉइंट सुनना दिलचस्प होगा। इन्होंने चिट्ठी भेजी है, कभी विस्तार से कर लें। ऋषि सुनक पर तो आज हमने बात कर ही ली है, लेकिन ये पर जो ये इंडियन कल्चर का एसिमिलेशन, वसुधैव कुटुंबकम वाले थ्योरी पे आएंगे हम लोग। उस पे करेंगे जरूर। शुक्रिया। ऋषि सुनक के दादाजी को हमने 1935 में ही केन्या दान कर दिया था, तब से वो हमारे नहीं रहे। केन्या दान होने के बाद केन्या हमारी नहीं रहती। अगली चिट्ठी है अरे बाप रे। अगली चिट्ठी है भोपाल से, ऑडियो चिट्ठी है, तो अपना नाम भी इसमें ही बताया इन्होंने, स्यूडो नेम है। मैं चला रहा हूँ। बाबा और सरदार को प्यार का नमस्कार। एक सेकंड, मेरे में शब्द से खास प्यार रखने। मैं दोबारा चलाता हूँ। ताऊ बाबा और सरदार, ताऊ बाबा और सरदार को प्यार का नमस्कार। मैं ताऊ के प्रिय शहर और अड़ा शब्द से खास प्यार रखने वाले शहर भोपाल से बोल रहा हूँ। पिछला एपिसोड 105 बहुत अच्छा था, लेकिन आप लोग इस एपिसोड में जो बसों के गाने के एक समय के एक छत्र राज्य करने वाले महाकवि अल्ताफ रजा को भूल गए। एक समय था जब हमारे स्टूडेंट लाइफ में भोपाल की बसों में यह बहुत बजता था और हम कुछ दोस्त छुट्टी के दिन बस स्टॉप पे सिर्फ तब खड़े होते थे, सिर्फ इसलिए कि जिस बस में अल्ताफ रजा का गाना बज रहा होगा उस पर चढ़ के घूमेंगे। जाना का मंजिल कोई फिक्स नहीं थी, बस घूमने का था, तो हम लोग ये भी करते थे। और बाकी जैसे ताऊ को बहुत ज़्यादा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से प्यार है, उन्होंने एक एपिसोड में बोला था कि साल में एक बार तीनों पिक्चर देखते हैं, तो वो तो मुझे प्यारी है ही, बट उससे ज़्यादा लगाव मेरा हैरी पॉटर से है। इसीलिए नाम की जगह एक मिसनोमर नहीं बोलूँगा, नाम की जगह मैं अपने आप को सेवरस स्नेप के रूप में एड्रेस करूँगा। स्नेप खलनायक थे उसके। सेवरस स्नेप। ये भोपाल से ये ऑडियो चिट्ठी है। भैया ऐसा है कि हैरी पॉटर वाला जो है ना, हम उसको स्किप कर गए, ग्रामीण आदमी, तो वो स्किप हो गया हमसे, हमको समझ में नहीं आया। हमारा संकेत ताऊ दूसरा है कि हम इनमें से कुछ नहीं देखे। हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो है उसमें मुझे एडल्टहुड आ गया था, तो वो मैं देख सकता था। हैरी पॉटर में थोड़ा सब सारे कलाकार बच्चे थे, तो मैं ये नहीं कहता, मैंने किताब भी नहीं पढ़ी थी। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बाय द वे जो बुक है वो मैंने पहली फिल्म देखने के बाद पढ़ी, क्योंकि वो फिल्म एब्रप्टली एंड हो गई थोड़ी सी। तो मैंने अपने साथी को पूछा कि यार ये खत्म हो गई, पिक्चर तो बड़ी अच्छी थी, बड़ा मज़ा आया। तो उन्होंने कहा यार तुमने किताब नहीं पढ़ी? मैंने कहा नहीं। तो वहाँ से निकल के हम पहला काम सिनेमा हॉल से निकल के किताब प्रिया में देख रहे थे, बसंत विहार में। वहाँ से निकल के सीधा बुक शॉप में गए और वहाँ पे किताब, बहुत मोटी किताब थी, देख के मुझे भय हो गया। फिर मुझे था कि नहीं, इस यूनिवर्स को समझना है, तो फिर मैंने पूरी किताब भी पढ़ी और उसके बाद से फिर से मैंने फिल्म देखी है। उसके बाद से तो खैर अभी मैंने हॉबिट भी पूरी सीरीज देख ली है, जो अभी एक सीरीज एक और आई है, अभी एक सीरीज आई है Amazon प्राइम पे, जो मैं, जैसा बाबा जानते हैं, आप भी जानते हो कि मैं सीरीज शुरू करने में थोड़ा डर जाता हूँ, क्योंकि फिर लगता है कि बहुत समय ले लेगा, उतना है नहीं, क्योंकि जीना भी है। अरे हम तो देख ही नहीं पाते हैं सब, हमको लगता है कि सब परी कथा वाला मामला है। ना तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स तो, लेकिन हमारी धारणा, नॉट माय मंकी नॉट माय सर्कस, आपको पूरा दिन दे करके एक दिन पूरा सुबह से शाम तक नहीं, लेकिन मेरी धारणा हाल फिलहाल टूटी जब हमने कुंग-फू पांडा 4 फिल्में देखी, बहुत बढ़िया है, अरे पहली बार, अद्भुत। और उसके बाद में मैंने आइस एज देखा,
तो आइस एज की भी 4 हमने फिल्में निपटा। मेडागास्कर, मेडागास्कर तो हमारा प्रिय है, बहुत आनंद लेता हूँ। राटाटूइल, मेडागास्कर, ये सब हमारे प्रिय हैं। लेकिन ये सब हम नहीं देखे थे क्योंकि इसमें था कि नहीं कई एपिसोड है, क्या है, लंबा रहता है, तो GOT गोट ये सब अपने से हुआ नहीं। लेकिन अब जो है अचानक से ये चरस हो गई है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो 3 पिक्चर है ना, जो मेन 3 पिक्चर है पीटर जैक्सन निर्देशित, वो तीनों देख लेना चाहिए। अद्भुत हैं, मतलब ऑन अ स्केल फिल्म बनाने की कला हो, और वो सब उन तो कहानी तो खैर टोल्किन की बहुत अजीब सी थी, उन्होंने दुनिया ही बना डाली थी अलग। उसके बाद फिर वो हॉबिट सीरीज आई जो उसी को और पीछे ले जाती है। अभी जो आई है बिल्कुल ओरिजिन से शुरू हुई है, तो मैं अभी हिम्मत नहीं कर जुटा पाया हूँ देखने की, देखना चाहता हूँ। तो चिट्ठियाँ लिखिए radio@aajtak.com पर। चिट्ठियाँ आपको लिखनी है शरीर की सफाई पर, रोज़ नहाने या रोज़ ना नहाने पर, नहाना स्किप करने पर। अमृत रेजी ना नहाने के लिए क्या करते हैं? ना नहाने के लिए कुछ नहीं करना है। लोग ना नहाने के लिए किस तरह के जतन बहाने करते हैं। हाँ। जैसे तुझे आते हैं नहाने के बहाने, जैसे तुझे आते हैं ना नहाने के बहाने, वैसे ही ना नहाने के बहाने तो। हमें बता। और नोट पर किसकी तस्वीर होनी चाहिए आपके हिसाब से, ये भी बताएं। और मौसमी के रस में बुराई क्या है अगर चढ़ा दिया जाए तो। इस पर आपको चिट्ठियाँ लिखनी है। चिट्ठियाँ लिखने का तरीका वही है, radio@aajtak.com पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9953323303 पर। और स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट पर जो हमारे दोस्त सुनते हैं, वहाँ पे रेटिंग का एक सिस्टम है या रिव्यू भी लिखने का एक सिस्टम है, तो रेट भी आप हमें कर सकते हैं। 5 में से रेटिंग रिव्यू भी लिख दीजिए थोड़ा सा। हाँ, मैं 3 वर्ड लिखना है कि बेस्ट पॉडकास्ट है ये। हाँ इस टाइप का 4 हो गए। वो लिखा है बाय द वे। एप्पल वाले में कई हमारे जो रेगुलर लिसनर्स हैं उनके रिव्यूज़ मुझे दिखते हैं जिन्होंने दिए हैं, पर बहुत सारे हैं जिन्होंने नहीं दिए हैं। वक्त निकाल के एक दिन कुछ लिख दीजिए, नए लोगों तक पहुंचने में आसानी होगी। स्पॉटिफाई पर भी आप रिव्यू दे सकते हैं। तो अगले एपिसोड में, अगला 108वां होगा, बाबा का एपिसोड होगा। श्री हाँ, तो उसमें मुलाकात होती है। जय हो, जय हो। बाबाओं के वांग्मय पे ही बात होगी, बाबाओं पे करेंगे। ठीक है, तो इस बार एक ऐसे एपिसोड की तरफ हम जा रहे हैं जिसका विषय पहले से तय है। जय हो बाबागिरी। जय हो, जय हो, जय हो।